प्रशिक्षण क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। डियर स्टूडेंट, आप सभी लोग जानते हैं कि आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम डेट को देखते हुए आपके संस्थान के द्वारा सभी सब्जेक्ट का रिवीजन सीरीज चलाया गया है, जिसमें मैं आप लोगों को भारतीय इतिहास और साइंस कवर करा रहा हूं। तो आज का जो हम लोगों का सेशन होने वाला है फिजिक्स का, तो वेव, साउंड और ऑप्टिक्स से पीवाईक्यूज और एमसीक्यूज को हम लोग सॉल्व करेंगे, उसके महत्वपूर्ण आयामों पर चर्चा करेंगे। तो चलिए हम लोग प्रश्न को सॉल्व करते हैं और उसके महत्वपूर्ण आयामों को भी समझा जाएगा। पहला प्रश्न, ध्वनि की चाल वायु में लगभग कितनी होती है? सबसे पहला प्रश्न कह रहा है कि ध्वनि की चाल वायु में कितनी होती है। ऑप्शन नंबर ए 150 मीटर प्रति सेकंड, ऑप्शन नंबर बी 332 मीटर प्रति सेकंड, 500 मीटर प्रति सेकंड, 1000 मीटर प्रति सेकंड। तो इस प्रश्न का सही उत्तर बताइए। हम आप लोगों को बता रखे हैं कि ध्वनि की चाल किस पर निर्भर करती है, तो प्रत्यास्था और घनत्व पर निर्भर करती है। और सबसे ज्यादा अगर बात किया जाए तो ध्वनि की चाल किस में होती है? ठोस में होती है, फिर द्रव में होती है और गैस में होती है। तो यहां पर किस में पूछा है? आपसे वायु में पूछा है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 332 मीटर प्रति सेकंड होता है ध्वनि की चाल वायु में। अगला प्रश्न, ध्वनि कौन सी तरंग है? इस पर हम लोगों ने खूब चर्चा किया था कि प्रकाश कौन सा तरंग है, ध्वनि कौन सा तरंग है और कौन अयांत्रिक तरंग होता है, कौन यांत्रिक तरंग होता है। अच्छा, जो स्टूडेंट लेक्चर नहीं देखे हैं, हम लोग ध्वनि, प्रकाश, लाइट, हीट का पूरा कंप्लीट थ्योरी भी आपके जो है हमारे यूट्यूब चैनल पर पड़ा हुआ है। आप एक बार उसको देख लीजिए, उसके बाद आप जब पीवाईक्यूज और एमसीक्यूज को सॉल्व करेंगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। आपसे पूछा है कि ध्वनि कौन सी तरंग है? अनुदैर्ध्य तरंग है या अनुप्रस्थ तरंग है, अस्थाई तरंग? इनमें से कोई नहीं। तो ध्वनि कौन सी तरंग है? अनुदैर्ध्य तरंग होती है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्योंकि ध्वनि को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता पड़ती है। यह जब भी चलेगी या तो ठोस में चलेगी, या तो द्रव में चलेगी, या तो गैस में चलेगी। किसमें नहीं चलेगी? तो कभी भी निर्वात में नहीं चलेगी। इसलिए ये कौन सी तरंग है? अनुदैर्ध्य तरंग है। अगला प्रश्न, कौन सी वस्तु प्रकाश को परावर्तित करती है? चलिए लाइट का प्रश्न आ गया। कह रहा है कागज, दर्पण, जल, लकड़ी, कौन परावर्तित करता है? इस प्रश्न का सही उत्तर बताइए। देखिए, मैं आप लोगों को बताया था दर्पण का पूरा कंप्लीट थ्योरी आपके YouTube चैनल पर पड़ा हुआ है प्रशिक्षण क्लासेस के। अगला हम लोग पढ़े थे लेंस। क्या पढ़ा गया था? लेंस पढ़ा गया था और बताया था कि लेंस सदैव अपवर्तन के सिद्धांत पे कार्य करता है, जबकि दर्पण कौन से सिद्धांत पे कार्य करता है? परावर्तन के सिद्धांत पे कार्य करता है। इमेज का फॉर्मेशन पर हम लोग बात किए थे। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? दर्पण जो होता है वो प्रकाश को क्या करता है? परिवर्तित करता है। अगला प्रश्न, कॉनकेव दर्पण में बनने वाली छवि कैसी होती है जब वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच में हो? अब आप लोग इसका इमेज फॉर्मेशन भी हम लोगों ने पढ़ रखा था। कह रहा है वास्तविक या उल्टी, आभासी या सीधी कोई छवि नहीं बनती, केवल वास्तविक बनती है। आप लोग सही उत्तर बताइए। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? अगर बात किया जाए कॉनकेव में हमेशा कैसा बनता है, कहां पर रख रहा है वह जो है छवि? जब वस्तु को फोकस और ध्रुव के बीच में आप रखोगे तो वास्तविक और उल्टी बनती है। हमने बताया था कि जहां पर वास्तव या वास्तविक होगा वहां पर सदैव प्रतिबिंब का निर्माण कैसा होता है? उल्टा होता है। और वहीं पर अगर हम बात करें जहां पर आभासी हो जाएगा, आभासी की बात करेगा या आपसे बात कर ले काल्पनिक की बात करेगा, वहां पर जो इमेज का फॉर्मेशन होगा सदैव कैसा होता है? सीधा होता है। कैसा होता है? सीधा होता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? वास्तविक और उल्टी हो जाएगा।
अगला प्रश्न, कंपन की इकाई क्या है? कंपन यानी जो है तरंग की इकाई क्या है? तो तरंग की इकाई हम लोग खूब चर्चा किए हैं, क्या होता है? हर्ट्ज होता है। क्या होता है? हर्ट्ज। अगला प्रश्न, प्रकाश का अपवर्तन किस सिद्धांत के कारण होता है? प्रकाश का जो अपवर्तन की बात कर रहा है, किस सिद्धांत के कारण होता है? गति का नियम? गति का नियम तो होगा नहीं, क्योंकि गति का नियम न्यूटन महोदय ने दे रखा है। कितने नियम है? 3 नियम है, इस पर भी हम लोगों ने चर्चा किया था। अगला कह रहा है वेग का परिवर्तन, गुरुत्व, ताप। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? वेग का परिवर्तन हो जाएगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला प्रश्न, किस प्रकार के दर्पणों का प्रयोग कार के हेडलाइट में होता है? तो कमेंट करेंगे कि जो कार की हेडलाइटें होती हैं उसमें कौन सा दर्पण लगा होता है। कह रहा है उत्तल दर्पण, समतल दर्पण, अवतल दर्पण या इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा जो है किस दर्पण का प्रयोग करते हैं? अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, कॉन्केव मिरर का प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न, ध्वनि तरंगे निर्वात में यात्रा नहीं कर सकती, क्योंकि ध्वनि की तरंगे जो होती हैं वह कभी भी निर्वात में कह रहा है यात्रा नहीं कर सकती हैं। ऐसा क्यों? ऑप्शन दिया है, ध्वनि भारी होती है, माध्यम की आवश्यकता होती है, गति बहुत धीमी होती है, वे तरंगे नहीं है। वे तरंगे नहीं है। ध्वनि एक तरंग होती है, हमने आप लोगों को बताया था कौन सी तरंग होती है? अनुदैर्ध्य तरंग होती है। ध्वनि इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो है माध्यम की आवश्यकता होती है। ध्वनि जब भी चलती है उसे मीडियम की आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न, इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? इंद्रधनुष में आप लोग बताएंगे कि कितने रंग होते हैं। कह रहा है 5 रंग होते हैं, 6 या 7 या 8। तो इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? 7 रंग होते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और हमने बताया था कि इंद्रधनुष कितने प्रकार की होती है? तो इंद्रधनुष 2 प्रकार की होती है, प्राथमिक और द्वितीयक। और प्राथमिक रंग अगर हम बात करें तो मैंने बताया था कि प्राथमिक इंद्रधनुष में सबसे ऊपर कौन सा रंग होता है? तो सबसे ऊपर कौन सा रंग होता है? लाल होता है। और नीचे कौन सा होता है? तो बैगनी होता है ना। नीचे कौन सा रंग होता है? तो बैगनी होता है। वहीं पर अगर द्वितीयक इंद्रधनुष की बात किया जाए तो द्वितीयक इंद्रधनुष में ऊपर कौन सा रंग होता है? बैगनी होता है। और जबकि नीचे कौन सा रंग होता है? तो नीचे कौन सा रंग होता है? लाल रंग होता है। और ये कौन सी घटना होती है? तो मैंने बताया था कि परावर्तन भी होता है, अपवर्तन भी होता है। इंद्रधनुष का निर्माण कब नहीं हो सकता है? तो दिन के 12 बजे कभी भी इंद्रधनुष का निर्माण नहीं हो सकता है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। कह रहा है कोई वस्तु हमें दिखाई देती है, क्योंकि वह किसके कारण आपको कोई वस्तु दिखाई देती है? कह रहा है प्रकाश को अवशोषित करती है। फिर कह रहा है प्रकाश का अपवर्तन करती है, प्रकाश को परावर्तित करती है, स्वयं प्रकाश उत्पन्न करती है। जल्दी से आप लोग कमेंट करेंगे सही उत्तर क्या होगा। हमने बताया था जब आपको प्रकाश पढ़ा रहा था तो बताया था कि अगर प्रकाश का परावर्तन ना हो, रिफ्लेक्शन ना हो, तो हमें कोई भी वस्तु दिखाई नहीं देगी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? प्रकाश को परावर्तित करती है। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है सी हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रकाश तरंग किस प्रकार की होती है? अब आपसे अभी ध्वनि तरंग पूछा था, अब पूछ रहा है कि प्रकाश तरंग किस प्रकार की होती है। तो प्रकाश हमने पढ़ा रखा है। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रतिध्वनि सुनाई देती है जब ध्वनि परावर्तित होकर सेकंड, यहां पर खाली स्थान है, सेकंड के अंदर लौटती है, तभी आपको प्रतिध्वनि सुनाई देगा। और प्रतिध्वनि सुनने के लिए कम से कम स्रोत और श्रोता के बीच की दूरी कितना होना चाहिए? 16.6 मीटर या कितना होना चाहिए? 17 मीटर होना चाहिए। और इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 0.1 सेकंड के अंदर ध्वनि को वापस लौटना पड़ेगा
पड़ेगा, नहीं तो प्रतिध्वनि हमें सुनाई नहीं देगा। कहीं कहीं आपको ये 1/10 मिल जाएगा और जब इसको आप मैथ में सॉल्व करेंगे तो 0.1 आएगा। अगला प्रश्न, सामान्य दर्पण में छवि कैसी बनती है? सामान्य दर्पण अगर बात किया जाए, किसकी बात कर रहा है? प्लेन मिरर की बात कर रहा है। प्लेन मिरर का मतलब समतल दर्पण। समतल दर्पण में आप लोग बताएंगे कि छवि कैसा बनता है, करा वास्तविक या उल्टी या आभासी, सीधी, कोई छवि नहीं बनती। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? आभासी और सीधी। हमने आप लोगों को अभी बताया था कि जहां पर आभासी या काल्पनिक होगा वहां सीधा और जहां वास्तविक होगा वहां पर उल्टा। अगला प्रश्न, उत्तल दर्पण में छवि कैसी बनती है? उत्तल दर्पण, हम लोगों ने दर्पण पर खूब चर्चा किया था और बताया भी था कि दर्पण दो प्रकार का होता है, एक समतल दर्पण और दूसरा गोली दर्पण। गोली दर्पण से हमें क्या मिलता है? उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। पीछे कलई किया गया होता है AgNO3 का, जिसे हम लोग सिल्वर नाइट्रेट या पारा या चांदी का लेपन किया गया होता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा बताएंगे आप लोग? वास्तविक होगा, आभासी होगा, उल्टी होगा, जो है कोई नहीं। तो आप लोग बताएंगे कि कैसा होता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्योंकि जो है इसमें दो किरणें वास्तव में नहीं काट पाती हैं, मानना पड़ता है, कल्पना करना पड़ता है, आभास करना पड़ता है, और जहां आभास होगा वहां पे सीधा। चलिए, ध्वनि का परावर्तन किस सतह से बेहतर होता है? ध्वनि का परावर्तन हो चाहे प्रकाश का परावर्तन हो, किस सतह से बेहतर होता है? तो वस्तु जितनी अधिक चिकनी होगा, सतह जितना अच्छा चिकना होगा, उतना अधिक, चाहे वो ध्वनि हो चाहे प्रकाश हो, परावर्तित तो होता है। आइए देखते हैं, खुरदरी, चमकदार और कठोर, मुलायम, गीली। अब इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा चमकदार और कठोर। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, यहां से ज्यादा परावर्तित होगी। अगला प्रश्न, प्रतिध्वनि की न्यूनतम दूरी होती है। ये लो, अभी हमने आप लोगों को बताया था कि प्रतिध्वनि सुनने के लिए न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए? 17 मीटर होना चाहिए, या कहीं कहीं आपको कितना मिल जाता है? 16.6 मीटर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न, ध्वनि की तीव्रता को बढ़ाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? यानी आपको ध्वनि का तीव्रता बढ़ाना है, और हमने बताया था कि ध्वनि का तीव्रता कौन सा गुण होता है? ध्वनियों का तेज सुनाई देना या मंद सुनाई देना किस पर निर्भर करता है? तीव्रता पर। ऑप्शन का दे रखा है संकीर्ण ट्यूब, अनुनाद, घर्षण, अवशोषण। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? अनुनाद। तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। अनुनाद क्या होता है, प्रलोदित दोलन क्या होता है, इन सभी पर हम लोग चर्चा किए हैं। तो एक बार आप लोग थ्योरी को देखकर आइए, फिर PYQ करेंगे, आप लोगों को समझ में ज्यादा आएगा। चलिए अगले प्रश्न पर, किस दर्पण का उपयोग दाढ़ी बनाने में किया जाता है? आप लोग सेविंग करते होंगे, तो उसमें कौन सा दर्पण नाई या बर्बर के द्वारा किया जाता है? तो इस प्रश्न का आप लोग सही उत्तर बताइए। क्या समतल दर्पण का करते हैं, या अवतल दर्पण का करते हैं, या उत्तल दर्पण का करते हैं, या सिल्वर दर्पण का करते हैं? तो दाढ़ी बनाने के लिए या सेविंग करने में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, किस उपकरण का उपयोग ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए किया जाता है? ध्वनि का तीव्रता हमने बताया था डेसिबल, जो बेल का 1/10वां भाग होता है। लैक्स मीटर, डेसिबल मीटर, डेसिबल मीटर आ गया। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। डेसिबल मीटर से ध्वनि की तीव्रता मापा जाता है। ध्वनि को सुनने योग्य किस रेंज में कहा जाता है? हमने बताया था कि ध्वनि जो है आवृत्ति के आधार पर ध्वनि को 3 वर्गों में बांटा है। श्रव्य ध्वनि, अश्रव्य ध्वनि, पराश्रव्य ध्वनि। कितने से कितने के बीच में रहती है? तो जो ध्वनियां हम लोग सुनते हैं वह 20 से लेकर कितना होती है? 20,000 हर्ट्ज के मध्य में होती है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न,
दृष्टि भ्रांति किस कारण उत्पन्न होती है? परावर्तन, अपवर्तन, ध्वनि तरंग, गुरुत्वाकर्षण। यानी दृष्टि भ्रांति, जब आप नहाते होंगे तो कभी बाल्टी या जिस बर्तन में आप नहा रहे हैं उसमें अंगुली को अपने डालिए, फिंगर को डालिए, तो आपकी फिंगर जो है जैसी है वैसी नहीं दिखती है। आप जल में सिक्का डाल दीजिए, वो वास्तविक गहराई से ऊपर उठा दिखेगा। मछली अपने वास्तविक गहराई से ऊपर दिखती है। इन सब को समझाया था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? अपवर्तन के कारण होता है। किसके कारण होता है? अपवर्तन के कारण। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न, किस माध्यम में प्रकाश की गति सबसे अधिक होती है? आपसे पूछा है कि सबसे ज्यादा जो है प्रकाश की गति किसमें होती है? कांच, जल, वायु, निर्वात। तो प्रकाश की ध्वनि सबसे ज्यादा किसमें होती है? निर्वात में होती है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न, किस परावर्तन से प्रकाश वापस अपने माध्यम में चला जाता है? तो आइए देखते हैं। सामान्य परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, प्रसरण, विलोपन, किसके कारण वह अब जो है वापस चला जाता है? तो हमने बताया था पूर्ण आंतरिक परावर्तन जो है क्रांतिक कोण जो है क्रिटिकल एंगल पर चर्चा हुआ था। इसका दैनिक जीवन में उपयोग क्या होता है? इंडोस्कोपी, है ना, इन सब पर चर्चा हुआ था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। ध्वनि की गति निर्भर करती है माध्यम के प्रकृति पर, रंग पर, दूरी पर, तापमान पर। ध्वनि की गति किस पर निर्भर करेगा डियर स्टूडेंट? माध्यम की प्रकृति पर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न, कौन सी तरंगे निर्वात में यात्रा कर सकती हैं? ध्वनि तरंगे, यांत्रिक तरंगे, विद्युत चुंबकीय तरंगे, पराश्रव्य तरंगे। तो ध्वनि तरंग अगर है तो फिर आप कहेंगे कि ध्वनि निर्वात में कभी नहीं चलेगी क्योंकि उसे माध्यम की आवश्यकता पड़ती है। अगला यांत्रिक तरंग हमने बताया था जिन्हें माध्यम की आवश्यकता पड़ती हो। तो ये जो है अगला आप इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विद्युत चुंबकीय तरंगों को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती है। और विद्युत चुंबकीय तरंगों के अंतर्गत हम लोग गामा किरण, एक्स किरण, यूवी किरण, दृश्य किरण, अवरक्त किरण, लघु रेडियो तरंग, दीर्घ रेडियो तरंग, इस पर खूब विधिवतपूर्ण चर्चा किया था। इसका प्रयोग कहां किया जाता है? इसकी खोज किसने किया था? इसकी तरंग दैर्ध्य कितनी होती है? आवृत्ति कितनी होती है? इन सभी पर हम लोग चर्चा कर लिए हैं। तो एक बार आप थ्योरी वाला वीडियो जरूर देखें। सुनने की क्षमता का माप किससे होता है? किलोवाट, हर्ट्ज, डेसिबल, ओम। अब ये बताइए कि सुनने की क्षमता 20 हर्ट्ज से नीचे, 20 से लेकर 20,000 हर्ट्ज के मध्य में कौन आ रहा है? हर्ट्ज की डेसिबल? हर्ट्ज आ रहा है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो उसकी दिशा बदल जाती है, यह कहलाता है परावर्तन, अपवर्तन, विसरण, अवशोषण। हमने बताया था प्रकाश का अपवर्तन दो नियम होते हैं, सघन से विरल और विरल से सघन। अब जब सघन से विरल में जाती है तो अविलंब से दूर, और जब विरल से सघन में जाती है तो अविलंब के पास। तो किसके कारण? अपवर्तन के कारण होता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न, वास्तविक छवि किस दर्पण से बन सकती है? वास्तविक छवि की बात कर रहा है। उत्तल दर्पण, समतल दर्पण, अवतल दर्पण। अगर बात किया जाए वास्तविक और के साथ क्या बनता है? उल्टा भी बनता है ना, उल्टा भी बनता है। आइए देखते हैं इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। अवतल दर्पण के 6 कंडीशन होते हैं इमेज फॉर्मेशन के। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी जो है इसी में क्या होता है? वास्तविक इमेज का फॉर्मेशन बनता है और प्रतिबिंब कैसा बनता है? उल्टा बनता है। अगला प्रश्न, कंपन की संख्या प्रति सेकंड कहलाती है। एक सेकंड में हमने आप लोगों को बताया था कि एक सेकंड में कोई तरंग जितना दूरी तय करती है वह उसका क्या कहलाता है? आवृत्ति कहलाता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रतिबिंब का आकार बराबर होता है, यानी प्रतिबिंब का आकार बराबर होता है
अब आप लोग बताइए, जब आप लोग सुबह सोकर उठते हैं तो सबसे पहले आप लोग जो है मिरर का प्रयोग करते हैं और अपने फेस को देखते हैं, अपने बाल ओल को बढ़िया से संवारते हैं, तो उसमें क्या छोटा दिखता है क्या या बहुत बड़ा दिखता है क्या? नहीं, जितना आपका फेस है उतना ही दिखता है। वह कौन सा दर्पण होता है? समतल दर्पण होता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? समतल दर्पण में छवि बराबर बनती है और किसी भी वस्तु का पूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए कम से कम समतल दर्पण जो है 1/2 होना चाहिए। हम आप लोगों को समझा रखे हैं, यानी 5 फीट की लंबाई आपको पूरी देखना है तो समतल दर्पण कितना होना चाहिए? जो है कम से कम जो है 2.5 फीट होना चाहिए, यानी 2.5 फीट होना चाहिए। अगला प्रश्न, ध्वनि की तीव्रता किस पर निर्भर करती है? तीव्रता की बात कर रहा है, किस पर निर्भर करती है? आवृत्ति, आयाम, तरंगदैर्घ्य या गति पर निर्भर करती है? तो ध्वनि की तीव्रता किस पर निर्भर करती है? आयाम पर निर्भर करती है, एम्पलीट्यूड पर निर्भर करती है। अगला प्रश्न, ध्वनि की गति अधिकतम किस माध्यम में होती है? ठोस में, तरल में, गैस में या निर्वात में? तो ध्वनि की सबसे ज्यादा चाल किस में होती है? ठोस में होती है। ध्वनि की चाल निर्वात में तो जो है होती ही नहीं है, तो सबसे ज्यादा कहां से होगी? अगला प्रश्न, प्रकाश की तरंगदैर्घ्य का मात्रक क्या है? तरंगदैर्घ्य की बात कर रहा है। हमने आप लोगों को बताया था, 2 श्रृंगों या 2 गर्तों के बीच की दूरी क्या कहलाता है? तरंगदैर्घ्य। और दूरी सदैव किस में मापी जाती है? मीटर में मापी जाती है। कहीं है? जी हां, ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा कि किस में मापा जाता है? मीटर में। अगला प्रश्न, इंद्रधनुष बनने की घटना किसके कारण होता है? ऑप्शन आप लोगों को दे रखा है, परावर्तन, अपवर्तन और परावर्तन, विक्षेपण, केवल अपवर्तन। तो हमने आप लोगों को पहले बता रखा है कि अपवर्तन और परावर्तन दोनों घटना होती है। इंद्रधनुष कब नहीं बनता है? तो दिन के 12 बजे इंद्रधनुष का निर्माण नहीं होता है। इंद्रधनुष कितने प्रकार की होती हैं उस पर भी चर्चा किया गया। अगला प्रश्न, इंद्रधनुष बनने की घटना किसके कारण होती है? अगला प्रश्न, किस दर्पण द्वारा सूर्य का केंद्रित प्रतिबिंब जलाने के लिए प्रयोग किया जा सकता है? आप लोग जब एकेडमिक जीवन में रहे होंगे, ज्योमेट्री बॉक्स में एक दर्पण रखा होता था या लेंस रखा होता था और हम लोग उसको धूप में ले जाकर के धूप को एकत्रित करके कागज जलाने की कोशिश करते थे, लेकिन कभी कागज जला नहीं, क्योंकि वो एक सही ना लेंस हुआ करता था ना सही दर्पण हुआ करता था। अब आइए वही प्रश्न पूछा है, समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, कोई नहीं। अब आप लोग याद कीजिए कि वह कौन सा दर्पण है जिसको मैंने बताया था, अभिसारी दर्पण, यानी किरणों को एकत्रित करेगा, सारे किरणों को एकत्रित करके किसी एक जगह केंद्रित करेगा। वह दर्पण कौन सा बताया था? अवतल दर्पण बताया था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न, रंग इंद्रधनुष में किस क्रम में दिखाई देता है? तो इंद्रधनुष में किस क्रम में दिखाई देता है? विविग्योर के क्रम में दिखाई देता है। किस क्रम में दिखाई देता है? विविग्योर के रूप में जो है दिखाई देता है। अगला प्रश्न, चलिए, प्रकाश का परावर्तन न्यूटन द्वारा किस रूप में समझाया गया था? प्रकाश का परावर्तन यानी अगर बात किया जाए, न्यूटन और हाइगेंस महोदय प्रकाश द्वैध प्रकृति अपनाता है। क्यों द्वैध प्रकृति अपनाता है? क्योंकि कुछ मायनों में यह कण भी माना गया, किसके द्वारा? न्यूटन के द्वारा। और वहीं पर हाइगेंस महोदय ने इसे क्या माना था? तरंग माना था, तो जो है कण सिद्धांत के द्वारा। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अब अगले प्रश्न पर, किस प्रकार की तरंगे ध्वनि के साथ कंपन करती हैं? अनुप्रस्थ तरंगे, अनुदैर्ध्य तरंगे, विद्युत चुंबकीय तरंगे, अस्थाई तरंगे। तो बताइए किस जो है इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? ध्वनि की बात कर रहा है तो कौन सा हो जाएगा? अनुदैर्ध्य तरंगे। यानी इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न, चमकते हुए तारों का टिमटिमाना
किसके कारण होता है? अपवर्तन के कारण, परावर्तन के कारण, प्रसरण के कारण या ध्रुवण के कारण? किसके कारण होता है? ध्रुवण के कारण होता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? अपवर्तन के कारण। दृष्टि भ्रम जहां पर होगा वहां पर कौन होगा? हमेशा सदैव अपवर्तन होगा, है ना। चलिए अगले प्रश्न पर। तो डियर स्टूडेंट, बस आज के लिए इतने ही प्रश्न, फिर मिलते हैं आप लोगों के साथ एक नए सेशन में इसी प्रकार से। तब तक के लिए आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपनी पढ़ाई लिखाई जोरदार तरीके से करते रहिए। आप सभी का थैंक यू, धन्यवाद।